नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। सबसे पहले बात बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पिछले दिनों काफी हलचल भरी रही। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक सेक्टर बैंकों ने पिछले 9 वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ कर दिए। फाइनेंशियल ईयर 2016 से अब तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इतनी बड़ी रकम को बैड लोन मानकर खारिज कर दिया। ये खबर सुनकर कई लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि ये दिखाता है कि बैंकिंग सिस्टम में कितनी सफाई चल रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक अब रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रहे हैं। पहले क्वार्टर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कुल 44,218 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल से 11% ज्यादा है। इसमें एसबीआई का अकेले का हिस्सा 43% है। ये एक उपलब्धि है, क्योंकि ये दिखाता है कि बैंक अब बैड लोन से उभर रहे हैं और ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। अब विवाद की बात करें। 13 सितंबर को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की फैक्ट्री में यूएस एफडीए ने 5 ऑब्जर्वेशन दिए। ये ऑब्जर्वेशन बेचुपल्ली प्लांट को लेकर हैं, जहां इंस्पेक्शन हुआ। कंपनी ने कहा कि वो जल्दी ही इसका जवाब देगी, लेकिन इससे शेयर्स में थोड़ी गिरावट आई। ये विवाद इसलिए बड़ा है क्योंकि फार्मा सेक्टर में रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत जरूरी है और ऐसे ऑब्जर्वेशन से एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। इसी तरह एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया को एनपीपीए से शो कॉज नोटिस मिला, क्योंकि उन्होंने सिम्बिकॉट ट्रभेलर की कीमत ज्यादा चार्ज की। ये अस्थमा की दवाई है और इस पर ओवर चार्जिंग का आरोप लगा। ये दिखाता है कि सरकार दवाओं की एमआरपी को लेकर काफी सख्त है। अब चलते हैं उद्योग जगत की ओर। यहाँ काफी उपलब्धियां हैं। इन्फोसिस ने अपना सबसे बड़ा शेयर बायबैक अनाउंस किया, 18,000 करोड़ रुपए का। कंपनी 10 करोड़ शेयर 1800 रुपए प्रति शेयर की दर पर खरीदेगी, जो मार्केट प्राइस से 19% प्रीमियम है। ये शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और कंपनी का कहना है कि इससे ईपीएस बढ़ेगा। इन्फोसिस ने यह भी कहा कि वो हेंस ब्रांड के साथ 10 साल का एआई और डिजिटल सर्विस डील साइन कर रही है। ये उपलब्धि काफी बड़ी है, क्योंकि आईटी सेक्टर में ग्लोबल डील से इंडिया की पोजीशन मजबूत होती है। इसी दिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 317 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी कमीशन की, जिससे उसकी कुल क्षमता बढ़कर 13,097 मेगावाट हो गई। रिन्यूएबल एनर्जी अब 57% है, हाइड्रो, विंड और सोलर के साथ। ये ग्रीन एनर्जी में भारत की प्रोग्रेस दिखा रहा है। अडानी पावर ने बिहार सरकार के साथ 25 साल का एक पीएसए साइन किया, 2,400 मेगावाट पावर सप्लाई के लिए। ये एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो बिहार की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अडानी ग्रुप के लिए ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि पावर सेक्टर में उसकी पकड़ और मजबूत हो रही है। एचएफसीएल ने भी 1,000 एकड़ जमीन आंध्र प्रदेश से ली, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये प्लांट आर्टिलरी एम्यूनिशन शेल्स बनाएगा और इसका निर्माण 2 चरणों में होगा। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाली खबर है। जेबीएम ऑटो की सब्सिडरी जेबीएम इकोलाइफ ने आईएफसी से $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया है, एक ई बस डिप्लॉयमेंट के लिए। इससे पता चलता है कि देश में ईवी सेक्टर की ग्रोथ काफी ज्यादा होने वाली है और इससे कार्बन एमिशन भी कम होगा। पिछले दिनों सरकार ने कई एमओयू साइन किए जो उद्योगों को बूस्ट देंगे। 12 सितंबर को लोढ़ा डेवलपर्स ने महाराष्ट्र सरकार के साथ 30,000 करोड़ रुपए का एक एमओयू साइन किया। इसके तहत पलावा में ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा। ये डिजिटल इंफ्रा में एक बड़ा स्टेप है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक अच्छा कदम। एनबीसीसी ने रिको के साथ 3,700 करोड़ रुपए का एक एमओयू किया है। इसके तहत राजस्थान मंडपम और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे। ये काम 30 महीनों में पूरा होगा। भारत फोर्ज ने यूके की विंड रेसर्स के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत अल्ट्रा हैवी लिफ्ट यूएवी को इंडिया में लोकलाइज किया जाएगा। ये डिफेंस और कमर्शियल यूज के लिए काम आएंगे। सरकार की मेक इन इंडिया नीति यहाँ प्रभावी नजर आ रही है।
एएसएम टेक्नोलॉजीज ने भी तमिलनाडु में 250 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया। ये निवेश ईएसडीएम मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाएगा, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे और टेक सेक्टर को मजबूती मिलेगी। एक विवाद हिंदुस्तान कॉपर का हुआ। 12 सितंबर को हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स 11% चढ़े क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया जो 2000 करोड़ रुपए कैपेक्स के साथ था। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि ग्लोबल कॉपर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन से रिस्क हो सकता है। इसी तरह जीएमआर एयरपोर्ट्स ने अगस्त ट्रैफिक में 3.5% डिप रिपोर्ट की, जो पैसेंजर ग्रोथ पर असर डाल सकती है। ये कोविड के बाद की रिकवरी में स्लो डाउन दिखा रही है। फिनटेक सेक्टर में भारत पे आईपीओ की तैयारी कर रहा है, लेकिन कंपटीशन काफी ज्यादा है, खासकर पेटीएम, फोन पे जैसे राइवल से। अब बात कुछ उपलब्धियों की। अपोलो हॉस्पिटल्स ने AHLL में 30.58% स्टेक खरीद लिया है। ये स्टेक 1254 करोड़ रुपए में लिया गया और गुरुग्राम में ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी के लिए 573 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ दिख रही है। कोहान्स लाइफ साइंसेज की API फैसिलिटी में यूएस FDA ऑडिट 0 ऑब्जर्वेशन के साथ पास हुई। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जीत है। ट्रैवल फूड सर्विसेज में कोचीन एयरपोर्ट पर F&B आउटलेट्स का लाइसेंस दिया गया है, जो कि एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इससे केरल में टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी में रिकवरी नजर आ रही है। 13 सितंबर को रेलटेल ने बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर बुक किए हैं। मारुति सुजुकी के एमडी ने कहा है कि छोटी कारों पर जीएसटी कम होने से पीवी सेल्स 2027 तक 7% बढ़ सकती है। ये कंज्यूमर डिमांड को बूस्ट करेगी। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी में सरकार का पुश सामने आया है। ऑयल इंडिया ने राजस्थान के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया है, जिससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। ये क्लीन एनर्जी टारगेट्स को सपोर्ट करेगा। सेबी की चेयरपर्सन ने कहा कि एनएसई का आईपीओ जल्दी अप्रूव हो सकता है, जो मार्केट को और ट्रांसपेरेंट बनाएगा। लेकिन सेबी ने वीकली F&O कॉन्ट्रैक्ट्स पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया, जिससे बीएसई और एंजल वन के शेयर गिर गए। अब थोड़ी बात ग्लोबल कनेक्शंस की। 12 सितंबर को टीसीएस ने सीडेक के साथ एक एमओयू साइन किया इंडिया के सॉवरन क्लाउड इंफ्रा के लिए। ये डेटा सिक्योरिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। जेपी मॉर्गन ने एशिया पैसिफिक में कॉरपोरेट बैंकिंग हायरिंग बढ़ाई। ये एफडीआई बढ़ाने में मदद करेगी। लेकिन इस बीच रुपए पर प्रेशर बढ़ा है और रुपया 88.6 तक गिर गया है। पीरामल एंटरप्राइजेज ने एनसीएलटी से मर्जर स्कीम अप्रूव करवाई है, जिसका कुछ निवेशकों ने विरोध किया। फिर भी ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बताया जा रहा है। उधर कैमलिन फाइन साइंसेज ने आईजीएसटी का रिफंड का केस जीत लिया है, जो उसे आर्थिक मदद देगा। अब उद्योगों की कुछ और बातें। भारत फौज ने यूएई से 155 हॉवित्जर बैरल्स का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ये एक्सपोर्ट को काफी बढ़ावा देगा। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ने 2720 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक किए, जो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में है। इंसोलेशन एनर्जी ने 143 करोड़ का सोलर मॉड्यूल ऑर्डर हासिल किया है। इसी तरह 13 सितंबर को एमटीएनएल ने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, लेकिन सॉवरन गारंटी इन्वोक की। ये पीएसयूज की फाइनेंशियल चैलेंजेस को दिखा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने फॉसिल फ्यूल से क्लीन फ्यूल शिफ्ट पर जोर दिया है। ये ईवी से शुरू हो रहा है और 2030 के लक्ष्यों के लिए जरूरी है। एसबीआई रिसर्च ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि अगस्त में महंगाई की दर 2% से ऊपर रहने के कारण आरबीआई एमपीसी के लिए अक्टूबर में दर कटौती करना चुनौतीपूर्ण होगा। रिपोर्ट के अनुसार पहली और दूसरी तिमाही के विकास के अनुमान देखने से पता चलता है कि दिसंबर में भी ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सर्विसेज पर जीएसटी की दरों में बदलाव से गैर खाद्य वस्तुओं पर महंगाई में 40 से 45 बेस अंकों तक की कमी आ सकती है, बशर्ते इन बदलावों का आधा असर कंज्यूमर्स तक पहुंचे। एलॉन मस्क की XAI ने डेटा का एनालिसिस करने वाली टीम के 500 सदस्यों को कंपनी से निकालने का फैसला लिया है। ये कर्मचारी ग्रोक चैटबॉट के विकास में मददगार थे। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कर्मचारियों को ईमेल के जरिए सूचित किया कि वो AI ट्यूटर्स की टीम को छोटा करने पर काम कर रही है।
त्रिपुरा में यूको बैंक की महिला कैशियर पर 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस महिला ने जाली चेक के जरिए अगरतला नगर निगम के खाते से ये रकम निकाली थी। उप मंडल पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान असम के नौगांव की रहने वाली रामायणी श्रीमयी के तौर पर की गई। सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ से जुड़े नियमों में ढील देने के साथ न्यूनतम सार्वजनिक शेयर होल्डिंग हासिल करने की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका मकसद बड़ी कंपनियों को छोटे आकार वाले आईपीओ के साथ लिस्टिंग की अनुमति देना और उसमें सार्वजनिक हिस्सेदारी को क्रमिक रूप से बढ़ाना शामिल है। सेबी की बोर्ड मीटिंग में आईपीओ नियमों से जुड़ी नई व्यवस्था को मंजूरी दी गई। इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए के पूंजीकरण वाली कंपनियों को आईपीओ में अब 8% इक्विटी जारी करनी पड़ेगी। पहले ये सीमा 10% थी। इसके साथ ही न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता यानी एमपीएस के 25% टारगेट को पाने की अवधि भी 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वाली कंपनियों के लिए इक्विटी निर्गम 2.75% होगा। वहीं 5 लाख करोड़ से ज्यादा वाली कंपनियों के लिए ये 2.5% होगा। इन बड़ी कंपनियों को एमपीएस टारगेट पाने के लिए अब 10 साल का वक्त मिलेगा। इस बदलाव से बड़े आकार वाले आईपीओ को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android